हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं राजीव शर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी ये सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुका हूं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले प्लीज आप वो वाला पार्ट देख लें, जिससे आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। पूरा टॉपिक हम क्लियर करेंगे, एक एक एक्टिविटी हम इस चैप्टर में समझेंगे। बस आपको क्या करना है कि आपको पूरी वीडियो लगातार देखनी है। आप प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करने से क्या होता है कि हमारा कुछ टॉपिक रह जाता है, फिर बाद का जो टॉपिक होता है वो मे भी हमें समझ में अच्छे से ना आए। तो प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम समझेंगे वो समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने कितने टाइप्स की हो सकती हैं, उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, पूरा हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझने के लिए हम एक्टिविटी 1.4 समझ लेते हैं, उससे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक्टिविटी 1.4 क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपको क्या करना है, आपको कुछ अमाउंट में क्विक लाइम लेना है। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बीकर में क्या लेना है, क्विक लाइम लेना है। इसका जो कॉमन नेम है ना वो क्विक लाइम इसको हम कहते हैं। वैसे इसका केमिकल नेम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। हम क्या करेंगे, एक बीकर में क्विक लाइम लेंगे। ये हमने क्या किया, बीकर लिया। ठीक है, इस बीकर में हमने क्या लिया, क्विक लाइम लिया कुछ अमाउंट में। ओके, उसमें फिर हमने क्या किया कि वाटर स्लोली स्लोली इसमें ऐड किया। हम उसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, उस मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा उसका टेम्परेचर। आप इसको पहचान भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं टेम्परेचर बढ़ा है नहीं बढ़ा। जब भी आप लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप टच करके देखिएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुई है। हमने समझा था ना लास्ट पार्ट में, और क्या समझा था कि चेंजिंग टेम्परेचर अगर होता है तो ये हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब देखो, ये पूरा केमिकल प्रोसेस हुआ, यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई, इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। जो इसमें केमिकल रिएक्शन हुई मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया इस फॉर्म में, यानी मैंने केमिकल इक्वेशन उसकी लिख दी। अब एक बात जरा समझिए, हमने क्विक लाइम लिया, वाटर से रिएक्शन की, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका, स्लेक्ड लाइम। ये कॉमन नेम है इसका, और ये इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड एक बात और अच्छे से समझ लीजिए। आपने फर्स्ट पार्ट में भी देखा होगा कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे, उसकी फिजिकल स्टेट लिखकर हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब जैसे वो सॉलिड है, यानी जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो बन रहे हैं, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैसियस स्टेट में है, तो वो हम लिख देते हैं वहां पर। जैसे सॉलिड के लिए S लिख देंगे, लिक्विड के लिए L लिख देंगे और गैस के लिए G लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये है कैल्शियम ऑक्साइड। जब भी हम क्विक लाइम लेते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर S। वाटर लिक्विड होता है तो हम लिख देंगे L। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ये बनेगा एक्वस, यानी वाटर में बनेगा, तो हम लिखेंगे इसको एक्वस। एक यू से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये जो एग्जांपल है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। देखिए, नाम से ही कितना अच्छे से मतलब समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी इसमें कहीं ना कहीं सब्सटेंस जो है वो कंबाइन हुए हैं। क्लियर है ना? अब देखिए यहां पर क्या क्या कंबाइन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन हुआ और एक सिंगल प्रोडक्ट बना। समझ में आ रहा है ना भाई, ये और ये कंबाइन हुए, एक सिंगल प्रोडक्ट इन्होंने बनाया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक्टिविटी भी हमें समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या, डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन टू और मोर, भाई ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। व्हेन टू और मोर substance combine and form single product, then the reaction is called combination reaction। देखिए, आपको इसमें पहचान के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल बनेगा तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, यानी जितने भी 2 हो 3 हो वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या है, 2 और मोर सब्सटेंस जो है कंबाइन होंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा सिंगल प्रोडक्ट बनने वाला है। क्लियर है ना, टॉपिक समझ में आ रहा है ना? हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जैसे मान लीजिए कार्बन है,
कोल में भी कार्बन होता है। अब जैसे मान लीजिए हमने कोयला जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, क्या बनेगा? CO2। अब क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है? बिल्कुल है। क्यों है? यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, उन्होंने सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, नहीं हो गई? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब यहां पे भी हम इसकी फिजिकल स्टेट लिख, अब ये लिख दी फिजिकल स्टेट के साथ, यानी कार्बन जो है सॉलिड होता है, ऑक्सीजन जो है गैस होती है, तो CO2 जो बनती है वो भी गैस बनती है। समझ में आ गया ना अच्छे से? ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल। अब हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में ही दिया है। क्या एग्जांपल है? H2 + O2 बनेगा H2O। क्लियर है ना भाई? यहां पे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुए और वाटर बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। अब ये समझते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखी है हमने, क्या ये बैलेंस है? बैलेंस नहीं है। क्यों? ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2, यहां पर कितना है? 1। तो हमें क्या करना है? बैलेंस कर लीजिए भाई इसको। कैसे बैलेंस करेंगे भाई? यहां पर ऑक्सीजन सिंगल है, यहां पे हमने 2 लगा दिया। ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 2 हो गए। यहां पे ऑक्सीजन 2 है, ओके। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 जा 4, यहां पे कितने हैं? 2। आप यहां पे भी लगा देंगे। अब ये बैलेंस हो गई। अच्छा, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? यहां पे भाई गैस लिख दो, ये मैंने G बना दिया। यहां पे भी हम गैस लिख देंगे, ओके, और यहां पे हम लिक्विड लिख देंगे। ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई भाई। ये गैस की फॉर्म में है, ये गैसियस स्टेट में है, ये दोनों कंबाइन होंगे तो जो वाटर बनेगा वो लिक्विड की फॉर्म में होगा। ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। अच्छा, एक और बात जरा समझिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ मैं आपको 2 टाइप्स की रिएक्शन और बताना चाहता हूं। कौन कौन सी रिएक्शन होगी? एक बात आपने समझी होगी कि जब भी आपने क्विकलाइम में वाटर को ऐड किया तो इसका टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ गया, तो यानी इसमें हीट रिलीज हुई है। भाई हीट रिलीज हुई, हीट बीकर को मिली, तभी तो बीकर गर्म हुआ। तो यानी बीकर को हीट मिली है। वो कहां से आई? वो कहीं ना कहीं रिएक्शन से आई है। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होगी उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रहेगी नहीं रहेगी बात? भाई कौन सी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक। क्यों? हीट रिलीज हो रही है। ठीक है। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड या हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना? कौन सी रिएक्शन भाई? जिसमें हीट निकले उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। देखिए ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि कार्बन जब जलता है तो वो हीट देता है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ये तो हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हमें हीट देनी पड़े उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक, जिसमें हमें हीट देनी पड़ेगी केमिकल रिएक्शन में। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, यानी जिसमें हमें देनी पड़े और उसमें जो रिएक्टेंट हैं वो इस हीट को एब्जॉर्ब करें, उस रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया ना? एक्सोथर्मिक समझ में आ गई, एंडोथर्मिक समझ में आ गई। भाई जिसमें हीट निकलेगी उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हमें हीट देनी पड़ेगी उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम एक दो एग्जांपल और समझते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। होता क्या है रेस्पिरेशन प्रोसेस? हम खाना खाते हैं, फूड जो पार्टिकल्स हैं वो और सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो और ब्रेक डाउन होता है, जिससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज फिर क्या करता है? ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, फिर वो क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। अब एक बात इसमें समझने वाली है कि इस पूरे प्रोसेस में, यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या निकला? एनर्जी निकली। यानी हमने खाना खाया, फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ, फिर क्या निकली? एनर्जी, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है खाना खाने से। भाई इस पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी निकली। जब भी एनर्जी निकलेगी कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। अब हम कह सकते हैं ना कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो कौन सा है? एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? सिंपली एक्सोथर्मिक है। अब हम समझ लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखिए दो रिएक्शन है, एक तो है रेस्पिरेशन और एक है फोटोसिंथेसिस। बहुत से बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि सर ये दोनों रिएक्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एक्सोथर्मिक है और कौन सी एंडोथर्मिक है। अब जरा देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन सी रिएक्शन है। एक बात तो आपको पता है ना, फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। CO2 लेते हैं,
वाटर और मिनरल लेते हैं सॉइल से। तो इस रिएक्शन में आपको पता होगा अच्छे से कि सनलाइट जरूरी होती है, यानी जो पौधा है उसकी जो पत्तियां हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। यानी सनलाइट भी तो एक एनर्जी है, एनर्जी दी जा रही है किसको? प्लांट्स को। तो जिस भी रिएक्शन में एनर्जी दी जाए उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? एक्सोथर्मिक समझ में आ गया और भी आ गया एंडोथर्मिक। दोनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई ना? अब हम दोनों की केमिकल इक्वेशन समझ लेते हैं। इक्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी आप जरा समझ लीजिए। बहुत से स्टूडेंट इन इक्वेशन को लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, तो मैं आपको एक बार लिख के बताता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस की और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की दोनों की केमिकल इक्वेशन लिख दी है। ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि एनसीईआरटी में ये दी हुई हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हमें बोर्ड की तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से करनी है, तो हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है भाई? ये एनसीईआरटी में दी हैं तो हमें पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इन पर नजर ही नहीं मारते भाई, इनको ध्यान ही नहीं देते कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, ये इक्वेशन दी है या नहीं दी हुई। हमें ध्यान देना है। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको जरा समझ लेते हैं। क्या होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में? ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, इसमें जो भी सब्सटेंस रिएक्टेंट की कंडीशन में है या प्रोडक्ट में है, सब कुछ एक्वस लेने हैं सिवाय वाटर के, जो कि लिक्विड की फॉर्म में। अगर मैं आपसे पूछता ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक्वस मैंने नहीं लिखा होता, और मैं आपसे पूछता कि यहाँ पे बताइए मैं क्या लिखूं इसकी फिजिकल स्टेट में, आप कहते सर गैस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है भाई, गैस होगी। CO2 भी गैस होती है, तो यहाँ पे भी आप गैस लिखते, लेकिन आपको गैस नहीं लिखनी है, एक्वस लिखना है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होती हैं, उस कंडीशन में ये उस प्रोसेस में रिएक्शन करती हैं। ध्यान रखिएगा, इस पूरी केमिकल इक्वेशन में सिर्फ वाटर लिक्विड लिखना है, बाकी सब एक्वस लिखने हैं। अब देखो आपको जानकारी मिली नहीं मिली, कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा इसको लिखने के बाद। ऐसी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर। यहाँ पे मैंने लिखा है 6H2O। यहाँ पे भी सब कुछ आपको एक्वस लेना है, केवल वाटर जो है वो लिक्विड की फॉर्म में लेना है। यानी ये भी एक्वस लेना है, ये भी एक्वस लेना है, ये भी एक्वस लेना है। समझ में आया ना? तो ये तो थी रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। उम्मीद है आपको जानकारी बढ़ रही होगी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक और बात, आपको जो लिखना है इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लीजिए, लेकिन इसके PDF नोट्स भी मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां से आप क्लिक करके उन नोट्स को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। कॉम्बिनेशन करेंगे, बहुत अच्छे आपके नोट्स बन जाएंगे। अब हम समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, यानी टूटना। जब कोई सिंगल सब्सटेंस 2 और मोर में डिवाइड हो जाएगा यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डेफिनेशन क्या बनी? द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई नहीं आ गई? अब ये एक्टिविटी समझ लेते हैं। ये जो एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 में क्या है जरा समझ लेते हैं। हमें क्या करना है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं जो कि ग्रीन कलर के होंगे, और जब वो ग्रीन होंगे उनका फॉर्मूला होगा FeSO4.7H2O। यानी इस वाटर की प्रेजेंस की वजह से उसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। आपने क्या किया, ग्रीन क्रिस्टल्स लिए, आपने उनको हीट किया बर्नर पे। ये मैंने बर्नर बनाया है, इस पे आपने क्या किया, उसको हीट किया। जब आप हीट करेंगे तो पहले वो ग्रीन से हो जाएंगे वाइट। वाइट बनने के बाद में उसका फॉर्मूला होगा ये FeSO4। यानी जब भी आप उसे हीट करोगे तो उसमें से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, यानी वो वेपर बन के उड़ जाएगा। फर्दर उसे अगर आप हीट करोगे तो फिर इसका जो है ना, यानी FeSO4 जो होगा उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, यानी बनेगा ये, यानी फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस जो है उसमें से रिलीज होंगी। ये जो 2 गैसेस है ना, ये सफोकेटिंग स्मेल देती हैं, यानी इनकी स्मेल हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी ये आप एक्सपेरिमेंट करें टीचर की प्रेजेंस में ही करें, क्योंकि ये जो 2 गैस होती है ना ये हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। अब आपने क्या समझा, ये ग्रीन कलर का होता है, पहले आपने हीट किया तो FeSO4 बन गया जो कि व्हाइट कलर का होगा, ये होगा व्हाइट।
आप फर्दर हीट करोगे तो ये बन जाएगा ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड, और ये दो गैसेस इसमें निकलेंगी। फिजिकल स्टेट तो आप लिख लोगे ना, ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा, यानी यहाँ पे आप एस लिखोगे, यहाँ पे गैस लिखोगे और यहाँ पे भी गैस लिखोगे, यानी जी लिखोगे। गैस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। आप समझ में आ रहा है ना? एक्टिविटी 1.5 आपको अच्छे से समझ में आ गई ना? ओके, चाहो तो नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट एक्टिविटी समझते हैं। अब हम समझते हैं एक्टिविटी 1.6। बहुत इजी एंड बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। हमें क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। कैल्शियम कार्बोनेट पता है लाइमस्टोन का भी फॉर्मूला होता है, मार्बल का भी होता है, और जो आप चौक यूज करते हैं ना स्कूल में, उस चौक का भी फॉर्मूला यही होता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, चौक का भी फॉर्मूला होता है, और लाइमस्टोन का भी फॉर्मूला होता है। जब भी आप इसे हीट करोगे तो क्या होगा, जब आप इसे हीट करोगे, इसको हीट देंगे हम, यहाँ लिख लेते हैं, हीट देंगे हम इसको, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, यानी क्विकलाइम बनेगा और CO2 रिलीज होगी। अब एक बात बताइए, क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस है, ये 2 और मोर में डिवाइड हो गया, यानी यहाँ पर 2 बन गए, नहीं बन गए, यानी सिंगल रिएक्टेंट एंड डबल यानी 2 प्रोडक्ट बन गए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो गया। अब एक और बात समझने वाली है, हमने एक्टिविटी 1.5 देखी, उसमें भी हमने हीट दी, हमने हीट दी ना। इस वाली एक्टिविटी में भी हमने हीट दी है। भाई बर्नर से हम इसको हीट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? तो पहली कंडीशन में पता है कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम पूछे भाई एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक तो तब होती ना जब हीट रिलीज होती। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक। दूसरी बात, जब भी हमें हीट देकर अगर डिकम्पोजिशन करना पड़े, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम हीट दें और जो है सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी थर्मल का मतलब होता है हीट देने से डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। अभी कौन सा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। इससे पहले जो हमने पढ़ा ना FeSO4 वाला, हमने FeSO4 को हीट दी, नहीं दी? इसको भी तो हमने हीट दी, तो क्या बना? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन का। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 पार्ट हैं। एक होता है थर्मोलाइसिस, मैं लिख देता हूं एक बार, साइड में लिख देता हूं इधर। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब होगी जब हम रिएक्शन में एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे हमने इस रिएक्शन में क्या किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई, हीट एनर्जी दी ना, तो हमने एनर्जी दी हीट की फॉर्म में। जब भी हम हीट की फॉर्म में देंगे, यानी हीट की फॉर्म में देंगे, तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे थर्मोलाइसिस, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे हम जब हम हीट देंगे। अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आ रहा है ना? इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। देखिए हमने थर्मल डिकम्पोजिशन तो समझ लिया ना, जिसमें हम हीट देते हैं तो डिकम्पोजिशन होता है। अब देखिए हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी देने से भी डिकम्पोजिशन होता है, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए अब ये एक्टिविटी जो है ये है 1.7। ये पूरा आपको जो है फिगर जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, आप वहां से एक बार देख लीजिए। ये ग्रेफाइट रोड है, ये नेगेटिव टर्मिनल से ग्रेफाइट अगर कनेक्ट है तो उसको हम कहेंगे कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट अगर बैटरी से तो उसको हम कहेंगे एनोड। हम क्या करेंगे, इसमें हमने वाटर लिया बीकर में और इलेक्ट्रिसिटी से पास की। जब भी आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वाटर जो है ना वो डिकम्पोज हो जाएगा, किस किस में? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। देखिए एक बात सुनिए जरा, वाटर के फॉर्मूले में आपको दिख रहा है ना हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। जब भी वाटर डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे आप 2 लगा दो और यहाँ पे भी आप 2 लगा दो। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, किसकी वजह से हुई है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो हम इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? तो हम इसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। आपको एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि जो हाइड्रोजन गैस बनेगी और जो ऑक्सीजन गैस बनेगी, उनका जो रेशियो होगा वो होगा 2:1। इसका मतलब ये है कि जब भी आप वाटर को डिकम्पोज करोगे तो जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो डबल अमाउंट में बनेगी ऑक्सीजन से। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के लिए स्पेस ज्यादा है यानी हाइड्रोजन गैस ज्यादा है, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में ऑक्सीजन है यानी ऑक्सीजन कम है, हाइड्रोजन ज्यादा है। अब ऐसा क्यों? कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस ऑब्टेन्ड इन वन टेस्ट ट्यूब इज डबल दैट ऑफ अदर टेस्ट ट्यूब।
क्यों भाई हाइड्रोजन क्यों डबल हुई है? क्योंकि आप देख सकते हो ना भाई, अगर हम वाटर को डिकम्पोज करें तो हाइड्रोजन के बनेंगे 2 और ऑक्सीजन के बनेंगे 1 मॉलिक्यूल। तो आप कह सकते हो ना, बिकॉज 1 मोल ऑफ वाटर गिव्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। क्लियर है ना? टॉपिक समझ में आ रहा है ना? ये हो गया इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का, आपको एग्जांपल मैंने समझा दिया। अब हम समझते हैं फोटोलाइसिस। कौन सा? फोटोलाइसिस, यानी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी हम एग्जांपल समझते हैं। देखिए अब हम समझते हैं सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन, जिसको हम कहेंगे फोटोलाइसिस यानी फोटो डिकम्पोजिशन। अब जरा समझिए हमें क्या करना है। सिल्वर क्लोराइड एक ये सिल्वर कलर का कंपाउंड होता है, आप ये सब्सटेंस होता है, आप लेबोरेटरी से ले सकते हैं। आपको क्या करना है, एक चाइना डिश होती है, एक डिश होती है, ठीक है, उसमें आप रखेंगे और उसको सनलाइट में रख दीजिए। आप थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो है ना ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी सिल्वर कलर की होती है, बाद में किस कलर में हो जाएगी, वो ग्रे कलर की हो जाएगी। यानी रिएक्शन क्या हुई भाई, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई नहीं हुई, यानी AgCl सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, Ag बन गया और क्लोरीन गैस इसमें से निकल गई। अब इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और ये एग्जाम्पल हो गया फोटोलाइसिस का। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? हीट देने से भी डिकम्पोजिशन होता है और इलेक्ट्रिसिटी देने से भी होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में भी होता है। ये एग्जाम्पल हो गया फोटो डिकम्पोजिशन का। ये जो रिएक्शन है आपको जरा एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आती है। ध्यान रखना, आप AgCl की जगह AgBr भी ले सकते हो। अगर आप AgBr लोगे तब भी सनलाइट की प्रेजेंस में Ag बनेगा और ब्रोमाइन गैस निकल जाएगी, यानी Br2। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, सनलाइट आपको लिख लेना है। ये हो गई फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। मैं आपको एक्टिविटी 1.6 एक बार और बता देता हूं। एक्टिविटी 1.6 में क्या है एक बार हम देख लेते हैं क्या करना है। ये भी एक एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। इसमें क्या करना है, हमें लेड नाइट्रेट लेना है, सॉलिड होता है ये, हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसको हम हीट करेंगे तो बनेगा लेड ऑक्साइड बनेगा। और इसमें से जब भी आप इसको हीट करोगे ना तो ब्राउन कलर की फ्यूम निकलेगी, यानी धुआं निकलेगा। ये ध्यान रखना कि इसमें क्या निकलता है, सफोकेटिंग स्मेल कब निकलती है, जब हम FeSO4 को हीट करते हैं। और ब्राउन कलर की फ्यूम कब निकलती है, यानी धुआं टाइप का कब निकलता है, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे। और ये जो ब्राउन फ्यूम बनेगी वो इसकी वजह से बनती है, ये NO2 निकलती है गैस की फॉर्म में जो कि ब्राउन कलर की होती है। कई बार आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना XYZ वाले कि अ गैस X इज इवॉल्व्ड विच इज ब्राउन इन कलर, यानी ब्राउन फ्यूम इज इवॉल्व्ड, यानी आप कुछ भी हो सकता है ना, तो आपको ब्राउन फ्यूम के नाम से ध्यान रखना है कि ये NO2 होता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना टॉपिक? ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें कैसे हुआ डिकम्पोजिशन, हीट की वजह से हुआ। तो हीट की वजह से हुआ तो कौन सा डिकम्पोजिशन है ये, थर्मल डिकम्पोजिशन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे थर्मोलाइसिस। क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन, तीनों मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली वीडियो थोड़ा लेंथी हो गई क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट थे, हमने सारी एक्टिविटी डिस्कस की, इसीलिए थोड़ा वीडियो लेंथी हो गई। लेकिन उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कितना समझ में आया प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।